हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास दो स्टेट का डोमिसाइल है। एक स्टेट से बच्चे ने 11th और 12th पास किया है, दूसरे स्टेट का उसका होम स्टेट है, वो उसका डोमिसाइल है। तो क्या हम दोनों स्टेट का बेनिफिट ले सकते हैं? हम दोनों स्टेट में काउंसलिंग करवा सकते हैं क्या? ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर क्लियर कट वीडियो बना दूँ ताकि आपका ये डाउट पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं नीट काउंसलिंग की। अच्छा, नीट काउंसलिंग पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा कि नीट काउंसलिंग में कितना टोटल खर्च लगता है और हम काउंसलिंग का कितना चार्ज लेंगे आपसे। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिएगा नीट काउंसलिंग चार्जेस एंड वीडियो, ऐसा लिख दीजिएगा। मैं आपको काउंसलिंग की सारी डिटेल्स बता दूंगी, काउंसलिंग में कब कितना कैसा खर्चा आता है वो बता दूंगी, प्लस आपको हमारे चार्जेस अगर आप हमसे काउंसलिंग कराते हो तो वो कितना लगेगा वो भी बता दूंगी। सारी चीज़ों पे मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप बिल्कुल आसानी से हमसे कांटेक्ट कर सकें या जिससे भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए कर सकें, और काउंसलिंग का जो चार्जेस है वो आपके दिमाग में हो और उसी हिसाब से व्यवस्था करके आप आगे की ओर बढ़ें। क्योंकि काउंसलिंग में काफ़ी अच्छा खासा खर्चा लगता है, जितनी ज़्यादा काउंसलिंग कराते हैं उतना ज़्यादा खर्चा लगता है। तो जो अभी फॉर्म आउट है उससे रिलेटेड काउंसलिंग का भी खर्चा ध्यान में होना चाहिए, तभी फॉर्म्स भरिए। ठीक है, चलिए नीट की काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। नीट की काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका, ज़्यादातर लोगों का तो एक ही डोमिसाइल होता है, एक ही डोमिसाइल होता है और वो डोमिसाइल वहाँ का होता है जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं परमानेंटली। जो उनका मेन एड्रेस होता है वहाँ का डोमिसाइल। दूसरा कई बार लोगों का डोमिसाइल होता है, कई बार लोगों के पास दो डोमिसाइल होता है। यानी कि ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि कुछ लोगों बहुत सालों से कहीं और रह रहे हैं, कहीं और रहते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट का जो 11th और 12th है, स्टूडेंट का 11th और 12th है वो दूसरे स्टेट से हो रखा है, लेकिन उनका जो मेन स्टेट जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो अलग है। जैसे मान लेते हैं मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी मैं देहरादून में रह रही हूँ। मान लेते हैं कि मैं देहरादून में अगले 10 सालों के लिए रहने लगूँ, जिसकी वजह से अगले 10-20 सालों के लिए रहने लगूँ, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हों वो यहीं से पढ़ाई करें, यहीं से 11th-12th पास करें। तो क्या मेरे पास उत्तराखंड का भी डोमिसाइल आ जाएगा? यूपी का तो है ही मेरा, क्या मेरे पास उत्तराखंड का भी डोमिसाइल आ जाएगा? तो क्या मैं दोनों जगह अप्लाई कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए? ऐसा मन में सवाल आता है पेरेंट्स के। तो इसी सवाल का मैं आपको जवाब दे रही हूँ। तो सवाल आपको क्लियर हो गया? जिनके पास एक डोमिसाइल है उनका तो कुछ पूछना ही नहीं। उनके पास ऑप्शन क्या होते हैं? जिनके पास एक ही डोमिसाइल है, जहां वो रहते हैं एक ही डोमिसाइल है उनका, कोचिंग वगैरह कहीं और से की है लेकिन डोमिसाइल कहीं और का नहीं है, 11th-12th भी कहीं और से नहीं की है, डोमिसाइल एक ही जगह का है। तो उस केस में अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी वाले लोग आते हैं। पहले ये बात कर ले कि डोमिसाइल एक ही जगह का है, 11th-12th भी उसी जगह से उन्होंने की है, 11th-12th प्लस डोमिसाइल सेम स्टेट का है। तो उस केस में ये लोग तो ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा की सभी काउंसलिंग में, प्लस जिस स्टेट के वो हैं अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ इसको, देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। हाँ, अपने स्टेट के कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो अदर स्टेट्स जिन्हें हम ओपन स्टेट कहते हैं, ओपन स्टेट कौन कौन से होते हैं अभी मैं बताऊंगी, जिन्हें हम अदर स्टेट्स कह रहे हैं, उनके प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास एक ही डोमिसाइल है और उनका 11th-12th प्लस डोमिसाइल सेम स्टेट का है, मैंने 11वीं-12वीं उत्तर प्रदेश से की है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली भी हूँ, तो मैं अगर नीट का एग्जाम दूंगी तो मेरे लिए दो ही ऑप्शन है। पहला कि मैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, चाहे वो MBBS, BDS, आयुष किसी की भी हो, मैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में सभी स्टेट के लिए जा सकती हूँ 15% सीटों के लिए। उसे हम ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें ऑल स्टेट आते हैं, ऑल स्टेट की 15% सीटें आती हैं, 15% सीटें आती हैं। लेकिन अपने स्टेट में 85% सीटों पे मैं एलिजिबल रहूंगी
और दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज पे भी कुछ परसेंट सीटों पे एलिजिबल रहूंगी। जैसे ओपन स्टेट, ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जहां पे दूसरे स्टेट के बच्चे आ सकते हैं। तो ज्यादातर स्टेट्स भारत के ओपन है, एक्सेप्ट किन्हें किन्हें ओपन स्टेट हम नहीं कहते हैं, कौन कौन से क्लोज्ड स्टेट हैं वो लिख देती हूँ। इनके अलावा जो भी स्टेट है वो आपके ओपन है, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पहला तो आपको जम्मू एंड कश्मीर, ये क्लोज है, इसमें आप नहीं जा सकते। दूसरा उड़ीसा, इसके बाद है आपका पंजाब। इनके प्राइवेट कॉलेज में बाहर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, इनमें सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा जितने भी स्टेट हैं आपके भारत में या जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी में, मेरा यूपी का डोमिसाइल है, लेकिन कोई अगर उत्तराखंड का या बिहार का या साउथ का कोई भी बच्चा हो, यूपी में आके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, तो क्लोज स्टेट को छोड़ करके आप दूसरे स्टेट में के प्राइवेट कॉलेज में भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में स्टेट कोटा काउंसलिंग में सिर्फ अपने स्टेट के 85% में एलिजिबल रहेंगे। अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना ही है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ऑल इंडिया कोटा 15% पे जाना पड़ेगा, जिसमें सीटें कम होती हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया एक डोमिसाइल वालों के लिए। अब बात करते हैं जिनके पास दो दो डोमिसाइल है, उनका क्या होगा। जिनके पास दो दो डोमिसाइल है उनका क्या होगा, इनकी बात कर लेते हैं, दो डोमिसाइल वालों की। जो उनका मेन स्टेट है, जो आपके मेन स्टेट का जहां का डोमिसाइल है, जैसे मान लीजिए मैं यूपी से हूं, तो मेरा जो डोमिसाइल है वहां के लिए आप तो 100% एलिजिबल हो। आप लोग ऑल इंडिया कोटा के लिए तो एलिजिबल ही हो, प्लस अपने मेन डोमिसाइल स्टेट, मेन जो स्टेट है वहां के 85% कोटा के लिए भी आप एलिजिबल हो। आप जो ओपन स्टेट्स मैंने बताए वहां के प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन ये जो दूसरा स्टेट है जहां पे आप बहुत सालों से रह रहे हो, उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां के क्या रूल्स हैं, वहां के रूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपके बच्चे ने 11 और 12 उस स्टेट से किया है और वो स्टेट दिल्ली है, तो आप दिल्ली का बिल्कुल काउंसलिंग करवा सकते हो, क्योंकि दिल्ली में ये रूल है कि आपने सिर्फ 11th-12th किया है तो भी आप हमारे काउंसलिंग में एलिजिबल होगे। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि आपने 11th और 12th बिहार से किया है और आपका डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का, तो क्या आप एलिजिबल हो? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। बिहार अलाउ नहीं करता कि केवल 11th और 12th के बेसिस में हमारे यहाँ एडमिशन हो जाए, बिहार अलाउ नहीं करता। तो ऐसे कुछ स्टेट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि केवल आपने 11-12 किया हो तो भी आप हमारे स्टेट में काउंसलिंग करवा सकते हो, और कुछ स्टेट्स हैं जो नहीं अलाउ करते हैं। ठीक है, तो कौन से स्टेट हैं जो नहीं अलाउ करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन से स्टेट हैं जो आपको केवल 11 और 12 के बेसिस पे अलाउ नहीं करेंगे। ओनली स्टूडेंट ने क्या किया है, ओनली 11th + 12th, या फिर मान लेते हैं 10th + 12th कर रखा है, सिर्फ 10th और 12th कर रखा है किसी अदर स्टेट से, तो क्या वो वहां का डोमिसाइल ले सकता है? तो आंसर है कुछ स्टेट का ले सकता है, कुछ स्टेट का नहीं। तो किसका किसका नहीं ले सकता है? नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल किसके किसके लिए है? नॉट एलिजिबल है आपके उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में नहीं ले सकता केवल 11th-12th के बेसिस पे, बिहार में नहीं ले सकता केवल 11th-12th के बेसिस पे, राजस्थान में नहीं ले सकता केवल 11th-12th के बेसिस पे। जो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही डोमिसाइल है लेकिन कोचिंग वगैरह राजस्थान से कर रहे हैं और 11th-12th भी राजस्थान से कर लिया और सोचते हैं कि राजस्थान में उन्हें कॉलेज मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। राजस्थान अलाउ नहीं करता है कि 11th-12th सिर्फ 11th-12th के बेसिस पे आप हमारे यहाँ काउंसलिंग करवा लो, स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज का अलाउ नहीं करता। ठीक है, राजस्थान में नहीं मिलेगा, पंजाब में बिल्कुल नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका जितने भी दिल्ली को छोड़ के जितने भी अदर यूनियन टेरिटरीज हैं, अदर यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली, उसमें भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका गुजरात में नहीं मिलेगा, मोस्ट स्टेट्स में नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नहीं मिलता है, लेकिन दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में मिलता है। ठीक है, दिल्ली में मिलता है। आगे
साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जहां पे आपको मिलता है, साउथ स्टेट्स, लेकिन साउथ के स्टेट्स में आपको मिलता है एलिजिबिलिटी अगर बच्चे ने 11th-12th किया है, लेकिन वहां पे पेरेंट्स का कुछ रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होता है। पेरेंट्स का रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होता है कि कुछ सालों से पेरेंट्स रह रहे हों, करीबन 6-7 सालों से या 8 सालों से, 7 साल का लगभग क्राइटेरिया मांगता है। जैसे कि कर्नाटका में 7 साल का रूल है कि पेरेंट्स अगर 7 साल से रह रहे हो तो वहाँ का आपका रेजिडेंस प्रूफ बन जाता है। तो साउथ स्टेट्स में आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे पेरेंट्स का कुछ रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए उस केस में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि उसमें कुछ रेजिडेंस प्रूफ आपको देना पड़ता है। वेस्ट बंगाल के रूल्स हर साल थोड़ा सा डिलेमा में रहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो वेस्ट बंगाल के जब रूल्स आए तो तब आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इन स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर इन स्टेट के आप निवासी नहीं हो, केवल 11th-12th यहाँ से किया है या कुछ सालों से यहाँ रह भी रहे हो, तो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते जब तक आपका परमानेंट डोमिसाइल नहीं बनता। तो जो आपका ये सवाल था कि एक जगह से हमने केवल या तो हम बहुत सालों से रह रहे हैं या केवल स्टूडेंट ने 11th-12th पास किया है, तो क्या यहाँ का डोमिसाइल का हम फायदा उठा सकते हैं? तो कुछ स्टेट में उठा सकते हो, कुछ स्टेट में नहीं उठा सकते। जिन स्टेट का मैंने नाम लिया, इन स्टेट में बिल्कुल भी फायदा आप नहीं उठा सकते। इन स्टेट्स में आप बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सकते इस चीज का, क्लियर है। लेकिन दिल्ली और साउथ के कुछ स्टेट्स में बिल्कुल उठा सकते हो फायदा। अच्छा, जिस स्टेट का आपका जो मेन स्टेट है वहां का आप 100% डोमिसाइल हो, आप 100% वहां का फायदा उठा सकते हो 85% सीटों के लिए। 100% कहने का मतलब हाँ, बिल्कुल फायदा उठा सकते हो 85% सीटों के लिए। लेकिन इस वाले के लिए आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उसका आपको काउंसलिंग का रूल्स पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा अगर आपका कोई स्टेट है, जस्ट अ मिनट, इनके अलावा अगर आपका कोई स्टेट है जहां से आपने बहुत सालों से रह रहे हो या फिर कुछ सालों से बच्चा वहां पढ़ाई कर रहा है, तो उस केस में उस स्टेट का रूल जरूर पढ़ लीजिएगा। इनमें तो मैंने साफ कर दिया कि इनमें बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, लेकिन दिल्ली से हो आप एलिजिबल हो, मैंने 100% साफ कर दिया। साउथ के स्टेट्स में पेरेंट्स का रेजिडेंस होना चाहिए, मैंने बिल्कुल साफ कर दिया। केवल 11th-12th के बेसिस पे साउथ में नहीं होता, पेरेंट्स का कुछ साथ में रेजिडेंस लगता है। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, आपके बाकी जितने स्टेट्स बच रहे हैं वो सारे हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको पढ़नी पड़ेंगी जब नीट का रूल्स आएगा काउंसलिंग का तब। अभी ये काउंसलिंग का रूल साफ नहीं है, तो नीट के रिजल्ट का वेट करिए, इस साल के रूल का वेट करिए। इनके अलावा जो स्टेट्स वाले हैं उनको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, जब उनके रूल्स आएंगे तब वो पढ़ेंगे और उस हिसाब से वो डिसाइड कर पाएंगे कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। क्लियर है आपको बात? सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। मैंने एकदम क्लियर करने की कोशिश की है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं दो स्टेट्स के लिए, कौन से नहीं हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है, आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे सारा डाउट सॉल्व करवा सकते हो। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो नीट का, तो 1500 पेमेंट करके आप हमसे नीट का फॉर्म भरवा सकते हो। अगर आप हमसे नीट की काउंसलिंग भी करवाना चाहते हो तो इसी नंबर पे संपर्क करके आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।